पीएच स्केल की जरूरत क्यों पड़ी हमें, पहले ये देखेंगे। ठीक है, देखो कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल, आपने बोला कि सर जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें अम्ल होता है, बोला कि नहीं बोला? बोलो, स्वाद में जो खट्टे हैं उनमें क्या है? अब खट्टी चीजों के आपने नाम बोले, टमाटर बोला, आपने नींबू बोला, बोला ना? और क्या बोला बच्चा? इमली बोला, और क्या बोला? अंगूर, सिरका, आंवला, शोर मत करो, लाइव क्लास चल रही है। आंवला, इसके अलावा दही, दूध, इन सब में क्या है? अम्ल है। क्या है बच्चों? इन सब में अम्ल है, सिंपल सी बात। अब इन पदार्थों को तो आपने खा करके बता दिया कि सर इनमें अम्ल है। क्या बता दिया बच्चों? खा करके बता दिया कि सर इनमें अम्ल है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप खा नहीं सकते, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये ऐसे हैं संश्लेषित अम्ल है। ये कैसे अम्ल है बच्चों? संश्लेषित अम्ल है। आप इनको खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो दाहक है। अगर ये एक बूंद भी हमारी चमड़ी पर गिर जाए तो जला करके राख कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? आगे इतनी बात समझ में? जला करके क्या कर देंगे? राख कर देंगे। तो बच्चों, इनका पता हमने कैसे लगाया कि ये अम्ल है? इनका पता हमने, देखो, इनको तो चख करके पता लगाया, टेस्ट करके हमने बता दिया कि ये अम्ल है। ठीक है, टेस्ट करके हमने क्या बता दिया? ये अम्ल है। लेकिन इनका पता लगाने के लिए हमने सूचक को काम में लिया। किसको काम में लिया मेरे बच्चों? सूचक को काम में लिया। और सूचक आपके पास कौन कौन से थे? आपके पास प्राकृतिक सूचक थे, प्राकृतिक सूचक थे, और आपके पास मानव निर्मित सूचक थे, मानव निर्मित यानी संश्लेषित सूचक थे आपके पास। और बच्चों, आपके पास गंधीय सूचक थे। कौन से सूचक थे बच्चों? हाँ। अब एग्जाम में प्रश्न यहां से आता है, यहां से क्या प्रश्न आता है? ध्यान से सुनो कि मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक के नाम लिखो। किन के नाम लिखो? संश्लेषित सूचक के नाम। तो संश्लेषित सूचक तो कौन कौन से होते हैं? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और फेनोफ्थेलिन, और कौन सा? फेनोफ्थेलिन। ये आपके मानव निर्मित यानी संश्लेषित सूचक थे, आपने बता दिया। फिर बच्चों, प्राकृतिक सूचक अगर एग्जाम में आया ना, 2015 में आया था ये प्रश्न कि प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं, तो आपने बोला हल्दी को। किसको? यानी प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? एक तो हल्दी है, और एक लिटमस विलियन है, लिटमस विलियन, ये सब प्राकृतिक सूचक थे। तो बच्चों, इनका पता आपने सूचक से लगाया कि ये अम्ल है, अम्ल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मान लो ये 3 लड़के हैं, ये 3 लड़के हैं, देखो 1 2 3। अब इन तीनों की याद करने की क्षमता अलग अलग है ना, दौड़ने की क्षमता अलग अलग होगी। मान लो इन तीनों की मैं दौड़ करवाऊं कि भागो, तो कोई एक जीतेगा ना। जब दौड़ होती है तो सारे तो नहीं जीतते, कोई एक जीतता है ना। तो जब इनकी दौड़ करवाऊंगा तो कोई एक जीतेगा। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है? ये तीनों जो अम्ल है ना, तीनों अम्ल, इनकी पावर अलग अलग होती है। क्या होती है? पावर अलग अलग क्यों होती है? पावर अलग अलग कैसे पता लगे? मान लो ये तीनों अम्लों को एक ही धातु के साथ हम अभिक्रिया करवाएं। जैसे हमने ले ली जिंक धातु। कौन सी ले ली बच्चा? जिंक धातु ले ली हमने, और जिंक धातु के साथ हम तीनों की अभिक्रिया करवाएं। कैसे? इधर देखो एक बार, इधर देखो प्यारे बच्चों, हमने 3 परखनली ले ली। कितनी? 3। ये देखो,
एक प्रश्नली, और ये कोई दूसरी प्रश्नली, और ये कोई तीसरी प्रश्नली। तीनों में ये तीनों को डाला हमने, HCl को, H2SO4 को, HNO3 को। ये देखो ये अम्ल डाल दिए ना। और इसके अंदर टुकड़े डाले हमने किसके, जिंक के। ये देखो जिंक डाला, तो इन तीनों का समय अलग अलग लगा। जिंक जब अभिक्रिया करेगा ना, तो जैसे इसमें तो जिंक पिघल जाएगा जैसे 1 मिनट में, इसमें पिघलेगा जैसे मान लो 3 मिनट में, इसमें जिंक पिघलता है जैसे 5 मिनट में। समझे? तो इनकी क्रियाशीलता अलग अलग है तीनों अम्लों की। दुनिया में जितने भी अम्ल है ना, सबकी क्रियाशीलता अलग अलग है। और क्रियाशीलता अलग अलग होती क्यों है? हाइड्रोजन आयन की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन आयन की वजह से। कैसे मेरा बच्चा? ये देखो ये H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, सब में H H H है ना, है ना। तो देखो बच्चों, जो अम्ल जलीय विलयन में सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन देता है, सबसे ज्यादा क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? तो हम तीनों अम्लों में ये चेक करें कि कौन से में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है। सांद्रता चेक करें H पॉजिटिव आयन की, तो उसके लिए पावर चेक करेंगे ना H पॉजिटिव आयन की। उसके लिए एक स्केल है हमारे पास, उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन हम ये लिख देते हैं किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में, जरूरी नहीं है जलीय विलयन ही आप लिखो, जरूरी नहीं है। किसी जलीय विलयन में, ये जरूरी नहीं है, ये आप मिटा दो, ये मत लिखो। आप ये लिखो पीएच स्केल, हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए, सांद्रता मापने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, लिया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसे पीएच स्केल कहते हैं। हो गया याद? देखो बच्चों, दोबारा सुनो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब और बातें सुनो जो पेपर में आएगी नहीं, बस ध्यान में रखनी है। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पुषांश। क्या होता है बच्चा? पुषांश का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति ज्ञात करें, पावर ज्ञात करें हाइड्रोजन आयन की, उसको क्या कहेंगे? पीएच स्केल कहेंगे। जैसे आपके पास स्केल होता है लंबाई को मापने के लिए, गणित में आप काम करते हो ना, स्केल से करते हो ना। उस स्केल में 0 से लेकर के 15 तक नंबर होते हैं। इस स्केल में 0 से 14 तक नंबर है। कितने हैं? 0 से 14 तक नंबर होते हैं। 0 से 14। अब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 भी आएगा ना, बीच में आएगा ना, फिर आगे 14 तक होता है। अब जिन वस्तुओं का मान, जिन चीजों का मान 0 से 7 तक आ जाए, 0 से 7 तक आ जाए, वो सारे के सारे अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन 7 तक नहीं, 6.9 तक। अगर 7 आ जाएगा ना, किसी का मान 7 आ जाएगा, वो तो उदासीन होगा। क्या होगा बच्चों? हाँ, वो तो उदासीन होगा। 7 से तो कम होना चाहिए, और 0 तक हो, वो सारे के सारे क्या हैं? अम्लीय। क्या है बच्चों? अम्लीय। अब 0 मान किसका होता है? HCl का होता है। HCl का मान कितना होता है? पेपर में आ जाए
कि 0 pH किसका है, या आ जाए कि HCl का pH बताओ, तो कितना होता है बच्चा? सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल ये है HCl। आगे बात समझ में? जैसे जैसे ये इधर बढ़ता जाए 1 2 3 4 5 6, तो धीरे धीरे अम्लीयता कम होती जाएगी। समझ गए? जब अम्लीयता कम हो गई, 7 से पार हो गई इधर, तो विलयन हो जाता क्षारीय। क्या हो जाता है? क्षारीय। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच बताओ कितना होता है, तो कितना होता है? 7। HCl अम्ल का पीएच बताओ कितना होता है? 0 होता है। कितना? 0। और 14 पीएच किसका होता है? NaOH का। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? अब कई बार लवण पूछ लेता आपसे, लवण दे देगा एग्जाम में, ऐसे कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का पीएच मान बताइए, तो आप लिख दो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। जितने भी लवण है उनका मान आप 7 से कम कर दो। ठीक है, पेपर में आए तो। इतनी बात समझ में आई? अब इसके आधार पर यह प्रश्न आता है कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है, हमारी लार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो रुधिर है, नंबर 1, हमारा जो रुधिर है जिसको हम रक्त बोलते हैं, रक्त क्या बोलते हैं? इसका पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7.4। कितना होता है? देखो 7.4 होता है। अब याद रखने का तरीका बताऊं, देखो इधर आपने र से लिखा ना रक्त नाम, र से, और र को ही तो ऐसे करना है 7। समझे कि नहीं समझे? र के ही डंडा लगा के लिखना है आपको। आया समझ में? आपको ना तो 2 लिखना, ना इससे 3, ना इससे 4, आप तो इस र से ही 7 बना दो बस। समझ गए? तो 7.4 कितना होता है? 7.4। हाँ, 7.4 होता है। ठीक है, इसी तरह से देखो नंबर 2, नींबू का। अब देखो नींबू नाम ऐसे लिखा है, ये कितने है? 2 है ना, तो 2 लिख दो 2, और ये देखो ये पॉइंट है, पॉइंट लगा के फिर 2 लिख दो। नींबू का कितना हो गया? 2.2 है ना मैजिक। फिर टमाटर को ले लो लाइन पे, टमाटर, इसमें देखो 4 आए हैं, तो 4.4 लिख दो। क्या लिख दो? 4। हो जाओ तैयार, 4.4 लिख दो। ठीक है, इस तरह से याद करना है। अब देखो रुधिर का पीएच मान 7.4 है। रुधिर होता कहाँ है? अपनी बॉडी में। कहाँ होता है? तो अपने शरीर का पीएच मान कितना होता है? कितना? 7.4। नहीं, बॉडी का पीएच मान होता है 7 से 7.8। कितना होता है? 7 से 7.8। आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि 7.4 से तो कुछ ज्यादा ही होगा बॉडी का पीएच मान। अरे बॉडी के अंदर रुधिर है, रुधिर का 7.4 है, तो बॉडी का थोड़ा सा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो 7 से 7.8 लिख दो। 7 से 7.8 आ गया समझ में? नहीं बोलोगे? अब आता है जठर रस। ये है ना, अपनी लार का पीएच कितना होता है? तो 1.2। कितना होता है बच्चा? 1.2 लिख देता हूं मैं यहां पे, देखो जठर रस, जठर रस इसका लिखो 1.2। यहीं से शुरुआत होती है 1.2 से। ठीक है ना? 1.2 से। अब सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? वर्षा जल, वर्षा जल इसका पूछा जाता है।
अब आप ध्यान से देखो, गिनती करो, 1 2 3 4 5, 5 है ना इसमें नाम, तो आप लिख दो 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5। आ गया समझ में? वर्षा जल का पीएच मान 5.5 लिख दो, 5.6 लिख दो। तो हमने 5.5 लिखा है, इसको 6 कर दो, ठीक है ना। देखो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा एग्जाम में ये आ जाए। अम्लीय वर्षा, अम्ल का तो आपको पता है 0 से 7 के बीच में होता है पीएच मान, होता ना। अब वर्षा, वर्षा का मतलब जल, वर्षा का मतलब जल। तो इस जल का पीएच मान कितना होता है भाई? कितना होता है? 5.5 या 5.6 से जब पीएच मान कम हो जाएगा उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे होती है अम्लीय वर्षा? इधर देखो सारे, जब बच्चों आप कल कारखाने, हमारे शहरों में कल कारखाने होते हैं, कल कारखानों से निकला हुआ धुआं ऊपर जाता आसमान में, ठीक है। कल कारखानों से निकला हुआ धुआं आसमान में गया, ठीक है। उसके अलावा घरों में चूल्हा जलाया जाता है, ईंटों को ईंट भट्ठों में पकाया जाता है, उनसे भी धुआं निकलता है ना। और बड़े बड़े दिल्ली जैसे महानगरों में गाड़ियों के, वाहनों के बहुत सारा धुआं निकलता है डेली। वो धुआं ऊपर जाकर के एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? लेयर। और उसमें क्या होता है? अम्लीय गुण होते हैं उसमें। प्रकृति क्या होती है उसकी? अम्लीय। कैसी प्रकृति? अम्लीय। अम्लीय प्रकृति क्यों होती है उसकी? देखो इधर, वो जो ऊपर गैसें गई हैं वो ये गैसें हैं, देखो CO2 है उसमें, है ना। CO2 गैस भी उसमें है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है उसमें। धुएं में तो ये जहरीली गैसें होती है ना, धुएं में क्या होती है? जहरीली गैसें होती हैं। तो देखो ये कार्बन होता है अधातु। कार्बन क्या होता है? अधातु। कार्बन क्या होता है? अधातु। और अधात्विक, अधात्विक बोलो, अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति ऐसे क्या होती है? अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? आ गया समझ में? नहीं बोलोगे तो देखो, ये सारा धुआं ऊपर जाके इकट्ठा हो गया। पहली वर्षा जब होती है ना तो वो सारा धुआं धरती पर आ जाता है। सारा का सारा धुआं कहाँ जाएगा? धरती पे आ जाएगा, जमीन में आ जाएगा, खेतों में गिर जाएगा। उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब पेपर में आपको कैसे लिखना है कि जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए। बोलो, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नहीं बोलोगे ना? पक्का याद? अब बाकी करेंगे कल, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, कल तक हमने क्या किया था? अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म कर लिए, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कर ली। अब हम क्या करेंगे? अम्ल और क्षार में समानता देखेंगे। तो देखो, अम्ल व क्षार में समानताएं, समानताएं। समानता क्या है बच्चों? कोई भी अम्ल हो या कोई भी क्षार हो, उसको जैसे ही आप किसी जलीय विलयन में डालेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। जैसे मान लो जल है और जल में आपने कोई भी अम्ल डाला। आप जैसे देखो, ये कोई पात्र है, ये देखिए ये कोई पात्र है और इस पात्र में आपने क्या डाला? जल। और इस जल में आपने डाल दिया कोई भी अम्ल।
HCl डाल दिया, या मान लो आपने कोई भी क्षार डाल दिया अन्य OH, तो ये क्या करते हैं, आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, आयन मुक्त करते हैं। और जैसे ही आप इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपने की विद्युत धारा प्रवाहित, ये देखो ये कोई बल्ब है और यहाँ पे आपने चालू और बंद करने के लिए कोई कुंजी लगा दी, और ये आपने ये आपने सेल लगा दिया और ये आपने कुंजी लगा दी इस तरह से, ठीक है, ये आपका बल्ब है। तो अब देखो यहाँ से धारा ऐसे जाएगी, ये प्लस है ये माइनस है, तो आप क्या देखोगे कि अगर आपके पास शुद्ध जल है, इस पात्र में है शुद्ध जल, तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहने का मतलब ये बल्ब जो है ऑन नहीं होगा। और जैसे ही आप इसमें अम्ल डालते हो या इसमें क्षार डालते हो, ये आयन मुक्त करते हैं। ये HCl अम्ल जो है ये H पॉजिटिव आयन यानी धन आयन मुक्त करेगा, और ये क्षार जो है OH नेगेटिव आयन मुक्त करेगा, जिससे क्या होगा, विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। लेकिन अपवाद है क्या, एक तो ग्लूकोज है और एक एल्कोहल है, ठीक है बच्चों, ये 2 हैं, एल्कोहल है, ये 2 ऐसे हैं यौगिक जिनकी प्रकृति तो अम्लीय है, पर ये दोनों के दोनों विद्युत धारा का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि जब इनको जलीय विलयन में डाला जाता है तो कोई आयन मुक्त नहीं होता, तो इसलिए ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते। तो एग्ज़ाम में 2016 के अंदर 17 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज और एल्कोहल जलीय विलयन में आयन मुक्त, जलीय विलयन में डालने पर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती। तो इसलिए नहीं होती, विद्युत धारा का चालन ये इसलिए नहीं करते कि जब इनको किसी जलीय विलयन में डालते हैं तो ये आयन मुक्त नहीं करते, ठीक है, क्लियर। अब अम्ल व क्षार, अम्ल की अभिक्रिया हमने करवा ली, क्षार की अभिक्रिया करवा के देखते हैं हम किसके साथ, जल के साथ। जल से क्षार की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया। तो बच्चों जल से आप क्षार की अभिक्रिया करवाओ, चाहे आप अम्ल की अभिक्रिया करवाओ, ये दोनों क्या करेंगे, आयन मुक्त करेंगे। और अम्ल क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देते हैं। किस आयन का, हाइड्रोनियम आयन का। देखो आपने डाला जैसे HCl को जैसे ही आपने जल में डाला H2O में, डालते ही आपको पता है ये अभिक्रिया पुरानी जो किताबें थी ना, पहले वाली किताबें थी, उनमें इस तरह से होती थी। HCl इस तरह से तीर का निशान, ऊपर ये H2O लिखा होता था और यहाँ पर होता था H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस तरह से ये अभिक्रिया होती थी। लेकिन अब जो NCERT की बुक है उसमें ये अभिक्रिया इस तरह से होती है, H3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये H3 पॉजिटिव है। अब इस H3 पॉजिटिव जो आया है ना, ये देखो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H3O जो है इसको बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे प्राप्त हुआ है आपको, हाइड्रोनियम आयन कैसे प्राप्त हुआ है, कि मैं इसको तो छोड़ दूं, सिर्फ इसको ले लूं, H पॉजिटिव प्लस H2O को, तो ये ऐसे बना है H3O, ऐसे बना है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से जब क्षार को जल में डाला जाता है, जल में डाला जाता है तो क्या होता है, आपके पास क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो अन्य OH है, KOH है,
और CaOH होल ट्वाइस 2, ये सारे के सारे आपके पास क्षार हैं और इन सब क्षारों को आप किस में डालोगे? जल में डालोगे। तो मैंने बताया ना कि पुरानी किताबों में कैसे अभिक्रिया होती थी, वही अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है क्षार की, NCERT में। ये सब में जल दिया हुआ है और ये क्या कर देता है? आयन मुक्त कर देता है। देखो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसी तरह से K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसी तरह से ये हो जाएगा। इसको डालोगे तो ये हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस तरह से क्या हो जाएगा? आयन मुक्त हो जाएंगे। अब ये आयन कितने मुक्त होंगे? यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 लिख दो, ठीक है। इस तरह से आया समझ में? तो बच्चों अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात ये है, पेपर की दृष्टि से एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है क्या कि हमेशा अम्ल को जल में मिलाते हैं, न कि अम्ल में जल, अम्ल को जल में मिलाते हैं, न कि जल को अम्ल में। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2017 में, 15 में और 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों आप ध्यान से समझो। मान लो आपके पास ये एक प्रश्नली है, ये देखो ये प्रश्नली आपके पास। इस प्रश्नली में क्या हो रहा है? आप सपोज करो कि इसमें अम्ल है, ये देखो इसमें अम्ल है, ये HCl अम्ल है। अब अम्ल बहुत ज़्यादा है और अम्ल सांद्र है, और आपको पता है कि अम्ल दाहक होते हैं, अम्ल अभिक्रिया करते हैं। आप ये देखो जल मेरे ऊपर डाल रहे हो, आप सुबह सुबह नहा भी रहे हो जल से, क्या आप जल से जलते हो? नहीं। अम्ल आप किसी के चेहरे पे नहीं डाल सकते, क्योंकि अम्ल को किसी के चेहरे पे अगर फेंकोगे तो उसका चेहरा जल करके राख हो जाएगा। आपने फिल्मों में, मूवी में नहीं देखा क्या? बल्ब के अंदर एक बल्ब होता है, उसके अंदर अम्ल होता है और उस बल्ब को किसी भी हीरोइन पे, गुंडों पे फेंक दिया जाता है। और इसी तरह से आपने गंगाजल मूवी देखी है ना, उसमें क्या होता है? अम्ल डाला जाता ना, क्रिमिनलों पर, गुंडों पर डाल दिया जाता है, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, चेहरा जला दिया जाता है, उनकी जीभ के ऊपर अम्ल डाल दिया जाता है। नहीं देखिए तो देख लेना। तो बच्चों अम्ल क्या होते हैं? दाहक होते हैं। अब ज़्यादा अधिक मात्रा देखो अम्ल की है, अब मैं इसमें जल डालूं, जल यहाँ से जल डालूं, जल, तो जल की पहली बूंद यहाँ पर जैसे ही आएगी और ये एक बूंद पूरे अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? ब्लास्ट। क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट यानी विस्फोट, विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट मतलब परखनली टूट जाएगी, परखनली टूट जाएगी, प्रयोग करने वाला जल जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि हमेशा जल में अम्ल को मिलाते हैं और धीरे धीरे मिलाते हैं, क्योंकि अम्ल अभिक्रियाशील होते हैं। यदि जल को अम्ल में डालें तो जल की पहली बूंद से ही अम्ल अभिक्रिया कर लेंगे और जिससे परखनली टूट जाएगी और प्रयोग करने वाला जल जाएगा। इसलिए पानी में अम्ल को धीरे धीरे डाला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आप ये लिखोगे कि जब सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के कारण क्या होता है? पात्र टूट सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं लिख भी देता हूं आपको। देखो आप ऐसे करेंगे इसका आंसर,
अम्ल व जल को मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है इसलिए अम्ल को जल में मिलाया जाता है। अम्ल को जल में मिलाया जाता है न कि अम्ल में जल को। यदि अम्ल में जल को मिलाते हैं तो पात्र गर्म हो जाएगा और टूट जाएगा, प्रयोग करने वाला जल जाएगा। इस तरह से आपको ये उत्तर लिखना है।